नीलम क्लास में आ ही रही थी कि अचानक वो बहुत तेज की गिर जाती है। उसकी बैसाखी एक तरफ जाकर गिरती है। ये लंगड़ी का रोजाना का यही ड्रामा है, आते ही पूरी क्लास का माहौल बिगाड़ देती है। नीलम, मेरी बच्ची कैसे गिर गई? उठ बेटा उठ। नीलम, ये तेरी बैसाखी, ये ले। सोनिया और नीलम एक ही कॉलेज में पढ़ती हैं। नीलम एक गरीब अपाहिज लड़की है। उसकी माँ रमा उसी कॉलेज में सफाई का काम करती है। नीलम पढ़ने में अच्छी है, साथ ही रमा भी वहीं काम करती है। इसी वजह से नीलम को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सोनिया एक पैसे वाली लड़की है जो बात बात पर नीलम और उसकी माँ का अपमान करती रहती है। एक सुबह, रमा आंटी पोछा लगाओ तो मेरी बेंच पर ये चाय की बूंदें भी साफ कर देना। माँ को कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं। काश मैं अपाहिज न होती तो माँ को ये दिन न देखने पड़ते। बापू भी शराब पीकर रोज माँ को मारते पीटते हैं। वो भी मेरी वजह से कितना कुछ सुनती हैं। नीलम का पिता रमेश शराबी था। रोज रात को पीकर वो उसकी माँ रमा को मारता पीटता था। रमा बेचारी कॉलेज में साफ सफाई का काम करके घर का गुजारा करती थी और किसी तरह वो अपनी बेटी नीलम को पढ़ा रही थी। नीलम जब अपने पिता के दुर्व्यवहार को देखती तो बहुत रोती। एक शाम तो हद ही हो गई जब रमेश कुछ लोगों को घर ले आया। जी आइए आइए, रमा ये सुंदरलाल जी हैं। इस शहर के बड़े व्यापारियों में से एक हैं। मैंने इन्हें अपनी नीलम के बारे में बताया था। ये नीलम से शादी के लिए तैयार हो गए हैं। मैंने तो कह दिया है हमारे पास लड़की के सिवा कुछ नहीं है देने के लिए। जरा इधर आना। ये लड़का नहीं, एक 60 से 65 वर्ष का बूढ़ा इंसान है। जरा इसकी उम्र तो देखो। तुम इसके साथ अपनी बेटी की शादी करना चाहते हो? खबरदार, तेरी जरा सी आवाज भी आई। एक तो तेरी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ कर लाया हूं। ऐसे नखरे दिखा रही है जैसे तेरी लड़की कहीं की हूर की परी हो। सबको पता है हमारे नसीब फूटे हुए हैं। हमारी बेटी लंगड़ी है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं अपनी बेटी को ऐसे ही किसी के गले नहीं बांधूंगी। कितने पैसे खाए हैं इन लोगों से शराब पीने के लिए। हमें कोई शादी नहीं करनी। आप सब यहाँ से चले जाइए। मेरी बेइज्जती करने के लिए तू यहाँ लेकर आया था। एक तो तेरी अपाहिज लड़की पर तरस खाकर मैंने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दी। चलो भाइयों यहाँ से। सारी उम्र अपनी लंगड़ी बेटी को बैठा कर रखना। तेरी वजह से मेरा कितना नुकसान हो गया। ये वैसे कुछ काम की नहीं, कम से कम इसकी शादी के बदले कुछ फायदा हो जाता। पूरे 2 लाख रुपए सुंदरलाल जी शादी के बदले देने वाले थे मुझे। तूने सब खराब कर दिया। हट, बोतल चढ़ाने दे। सारा नशा उतार दिया। रमेश एक लालची पिता था। वो चाहता था कि वो नीलम की शादी उस अमीर सुंदरलाल से कर दे ताकि उसे पैसे मिल जाएं। इसलिए वो सुंदरलाल को दोबारा मनाने के बारे में सोचने लगा। नया साल आने वाला था। सोनिया कॉलेज में एक अनाउंसमेंट करने वाली थी। फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इस बार न्यू ईयर की पार्टी मेरी तरफ से है और आप सब इनवाइट हो। ये पार्टी मैं एक बहुत ही मशहूर क्लब में देने जा रही हूँ। फिर तो बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारे नए साल की पार्टी का अलग ही मजा है। ड्रिंक्स, स्नैक्स, डांस पार्टी और बहुत कुछ। ये सोनिया लंगड़ी को भी बुलाना है क्या? वो देख क्लास में आ रही है। अरे बुला लूंगी, इसको भी बड़ा मजा आने वाला है। कोई ना कोई मनोरंजन करने वाला भी तो होना चाहिए, वरना पूरी पार्टी बोर जाएगी। रुक, मैं इसको आने के लिए कहती हूँ। नीलम, मैं अपने घर पर नए साल की पार्टी करने जा रही हूँ। वो बुलाए है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस नए साल की पार्टी में जरूर आओ। देखो, मना मत करना। मैं चाहती हूँ कि हम सारे आपसी भेदभाव मिटाकर नए साल की शुरुआत करें। काम्या, तुम्हें भी आना है। मुझे पता है तुम नीलम की बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम दोनों का साथ भी रहेगा। ठीक है सोनिया, मैं और नीलम आ जाएंगे। तो ठीक है, कल रात तुम सब टाइम पर क्लब पहुंच जाना। काम्या, तुझे तो पता है मैं पार्टी और क्लब वगैरह नहीं जाती, फिर तूने हाँ क्यों बोल दिया? मैंने सुना है सोनिया की न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होती है। चल लेंगे ना। फिर न्यू ईयर पार्टी रोज रोज थोड़ी होती है। ठीक है, पर एक बार माँ से पूछ लूं। घर जाकर नीलम रमा को सारी बात बताती है। नीलम, सोनिया का स्वभाव तो तुम जानती हो,
पता नहीं तुम्हें भेजते हुए डर लग रहा है। आंटी जी आप घबराओ नहीं, नीलम अकेली नहीं जा रही है, मैं भी उसके साथ पार्टी में जा रही हूँ। हम कुछ देर रुककर वापस आ जाएंगे। ठीक है काम्या, कुछ देर के लिए हम चलते हैं। नीलम और काम्या सोनिया की न्यू ईयर की पार्टी में चली जाती है। नीलम एक गरीब परिवार में पली बड़ी थी। वो पहली बार ही किसी क्लब पार्टी में आई थी। सोनिया, ये लड़की कौन है जिसे पार्टी में बुला लिया है? मोंटी, तुम देखते जाओ, पार्टी का मजा दुगना करने के लिए ही इसे यहाँ बुलाया है। काम्या, मैं कुछ देर यहाँ बैठ जाती हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम दोस्तों के बीच एंजॉय करो। ठीक है, फिर मैं थोड़ी देर में सबसे मिलकर तेरे पास आती हूँ, तू यहाँ बैठ जा। इतनी देर में सोनिया माइक पर अनाउंसमेंट करने लगती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है अगले 1 घंटे में हम सब नए साल में एंटर करेंगे, तो अभी सब लोग डांस फ्लोर पर आएंगे और झूम कर नाच कर नए साल का स्वागत करेंगे। सब लोग आ चुके हैं, म्यूजिक प्लीज। नीलम, तुम वहाँ टेबल पर क्या कर रही हो? तुम डांस करने नहीं आ रही क्या? अरे सोनिया, भूल गई, ये तो लंगड़ी है, ये ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाएगी और तुम इसे नाचने के लिए बोल रही हो। ओह, मैं तो भूल ही गई। सॉरी नीलम, तुम तो डांस कर ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आप लोग डीजे पर ड्रिंक्स और पार्टी के साथ म्यूजिक एंजॉय कीजिए। मोंटी, मेरे लिए एक ग्लास ड्रिंक बनवा लाओ प्लीज। ये मुझे ऐसे समझती है जैसे इसके बाप का नौकर हूँ। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये गई नशे की गोलियां ड्रिंक में। सोनिया, तुम्हारा ड्रिंक। मोंटी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आओ कुछ देर रूम में चलते हैं। ये इस लड़के ने सोनिया की ड्रिंक में क्या मिलाया था और ये ऊपर कहाँ जा रहे हैं? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मोंटी, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया है क्या? बस कुछ ही देर की बात है सोनिया, फिर तुम मेरी बाहों में होगी। ये क्या कह रहे हो मोंटी? मुझे छोड़ो मुझे। अरे, इतनी मुश्किल से तो मेरे हाथ में आई हो, कैसे छोड़ दूं? बहुत दिनों से तूने मुझे अपना नौकर बना कर रखा हुआ था। आज मैं तेरे से अपना बदला लेकर ही रहूंगा। मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ये तो सोनिया है और ये मोंटी इसके साथ क्या कर रहा है? मुझे सोनिया को बचाना होगा, पर मैं क्या करूं? नीलम सोनिया को बचाने के लिए अपनी बैसाखी से पीछे की खिड़की तोड़कर किसी तरह अंदर आ जाती है। सोनिया भागकर नीलम के गले लग जाती है। नीलम अपनी बैसाखी से मोंटी पर वार करती है। इतनी देर में सोनिया कमरे का दरवाजा खोल देती है और होटल स्टाफ शोर सुनकर अंदर आ जाता है। सर, ये लड़का मोंटी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसे गिरफ्तार करवाता हूँ। आप घबराइए मत। सोनिया, तुम ठीक हो ना? नीलम, आज तुम्हारी वजह से भगवान का शुक्र है मैंने मोंटी को तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाते देख लिया। मुझे उस पर शक हुआ और सही वक्त पर मैं वहां पहुंच गई। वैसे नया साल मुबारक हो सोनिया, 12 बज गए हैं। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो नीलम। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, मुझे माफ कर देना। सोनिया, पिछली सारी बातें भुलाकर अब नए साल में नई खुशियों का स्वागत करो। अगले दिन सोनिया नीलम को लेने उसके घर जाती है। नए साल का पहला दिन है। मैं सोच रही हूँ नीलम ने मेरी बहुत सहायता की है, उसे आज साथ में कॉलेज लेकर जाऊंगी। अरे, ये तो पापा की गाड़ी है। ये नीलम के घर के बाहर कैसे? सुंदरलाल जी, अब नीलम मना नहीं करेगी। हमें आपके साथ हमारी बेटी नीलम का रिश्ता मंजूर है। आप सगाई की अंगूठी नीलम को पहना दीजिए। पापा शादी करने वाले हैं, वो भी मेरी सहेली नीलम के साथ? पापा, आपको शर्म आनी चाहिए अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ। छी छी पापा। नीलम, मेरे होते हुए अब तुम अपाहिज नहीं रहोगी। मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवाऊंगी। और पापा, आप यहां से चले जाओ तो ही अच्छा है। और आप नीलम के पिता होकर अपनी ही बेटी की पैसों के लिए किसी के साथ भी शादी कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको भी। सोनिया, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे पढ़ाई करके नौकरी करनी है ताकि अपनी माँ की देखभाल कर सकूं। नीलम सोनिया के गले लगकर रोने लगती है। कुछ दिनों बाद सोनिया एक अच्छे डॉक्टर से नीलम के पैरों का इलाज करवाती है। नीलम के पैर ठीक हो जाते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ी होकर चलने लगती है।
मानो सोनिया ने उसे नए साल का सबसे बेहतरीन तोहफा दिया हो। सोनिया बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची फिर से चलने लगी है और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है बिटिया। सोनिया, आज तुमने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं एक अच्छी नौकरी करके अपना और अपनी माँ का ध्यान रख सकती हूँ। सोनिया की वजह से नीलम के पैर ठीक हो गए और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वो एक अच्छी नौकरी पर लग गई। रमेश और सुंदरलाल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे, पर शायद अपनी अपनी बेटियों से माफी मांगने के लिए उनके पास हिम्मत ही नहीं बची थी। दिल्ली शहर में रमेश और टीना दोनों भाई बहन थे और उनके माता पिता एक बाढ़ के कहर का शिकार हो गए थे। उनके पास ऐसा कोई नहीं था जो उनका ख्याल रख सके। एक दिन वो दोनों खाने की तलाश में एक गली से दूसरी गली भटकते रहते थे। रमेश अपनी बहन टीना से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। आज सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला है। मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। रमेश, बस थोड़ा और इंतजार कर, हमें कुछ खाने को मिल ही जाएगा। तू चिंता मत कर, चल हम दूसरी गली में चलकर देखते हैं। दूसरी गली के बाहर एक गेट लगा हुआ था। उसके पास ही एक चौकीदार बैठा हुआ था। रमेश और टीना गली के अंदर जा ही रहे थे, तभी उन दोनों को वहां बैठा चौकीदार रोकता है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो। अंकल, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, हमें अंदर जाने दो, क्या पता कोई हमें खाना दे दे। अरे यहाँ भीख मांगना मना है। चलो चलो, जाओ यहाँ से। दोनों बच्चे उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी वो दोनों बच्चे चलते चलते एक घर के बाहर पहुंचते हैं। वहां एक महिला थी। माताजी, कुछ खाने के लिए दे दो ना, बहुत भूख लगी है। मेरे भाई ने कल से कुछ नहीं खाया है। चलो चलो भागो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका तो काम ही यही है। वो औरत भी उन दोनों को कुछ नहीं देती और अपने घर से भगा देती है। रमेश भूख से बेहाल हो रहा था। सुबह से चल चल कर थक गया था। चलते चलते वो दोनों एक बड़े से घर के सामने आकर रुक जाते हैं और आवाज लगाते हैं, सुनिए, कोई हमें खाना खिला दो। सुनिए, घर में कोई है क्या? क्या कोई हमें खाना दे सकता है? हमने कल से कुछ नहीं खाया है। तभी उनकी आवाज सुनकर एक लड़की घर से बाहर आती है। अरे, कौन हो तुम और ऐसे भीख क्यों मांग रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उस लड़की की बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। हमारे माता पिता नहीं रहे, हम दोनों अकेले हैं, इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। क्या हुआ आपके माता पिता को? हमारे गांव में 2 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी और पास ही बने बांध में पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया था। इसी कारण मेरे पिता ने मेरी माता से कहा था, सरला, हमें जल्दी ही इस गांव से निकलना होगा। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मैंने सारा सामान बांध लिया है, हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। टीना बेटा, तुम अपने पिताजी के पास जाओ, रमेश को मैं उठा लूंगी। सभी गांव वाले अपने अपने घर छोड़कर जाने लगे थे। पानी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मोहन और सरला अपने बच्चों को लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके पास एक बोट आती है। देखिए, अभी बोट में बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, आप दूसरी बोट का इंतजार करिए, ठीक है? पानी का स्तर बहुत बढ़ गया है साहब, आप हमारे बच्चों को ही बस बैठा लीजिए। वो सिर्फ हम दोनों को ही बोट में बिठा लेते हैं, हमारे माता पिता वहीं रह जाते हैं और हमारी बोट जैसे ही आगे बढ़ती है, दूसरी ओर गांव में बना हुआ बांध टूट जाता है और पानी का सैलाब सबको अपने साथ बहा कर ले जाता है। उसी बाढ़ में हमारे माता पिता भी बह गए थे। अभी हमारे पास ना तो घर है और ना ही खाने के लिए खाना। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ये कहकर वो लड़की घर की ओर खाना लेने चली जाती है। रमेश और टीना वहीं घर के बाहर बैठकर उस लड़की के आने का इंतजार करते हैं और तभी उस घर में एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है और जैसे ही वो रमेश और टीना को देखती है, वो गुस्से में तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ मेरे घर के आगे क्यों बैठे हो? निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वो महिला बहुत ही अमीर और घमंडी थी। जी, हमें भूख लगी है, वो दीदी हमारे लिए खाना लेने के लिए अंदर गई है। ये काव्या भी पता नहीं किस किस को बिठा लेती है। तुम दोनों उठो और भागो यहाँ से जल्दी से। वो औरत रमेश और टीना की कोई बात नहीं सुनती और उन्हें वहां से भगा देती है। तभी वो लड़की काव्या खाना लेकर घर से बाहर आती है और वो देखती है कि वो दोनों बच्चे तो वहाँ हैं ही नहीं। अरे, वो दोनों बच्चे कहाँ चले गए? तो फिर वो अपनी माँ को देखती है।
काव्या अपनी माँ से पूछती है। माँ, भी इधर 2 बच्चे थे, वो दोनों कहाँ गए? क्या आपने उनको देखा है? बेचारे 2 दिन से भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। मैंने तो उन्हें यहीं बैठने को कहा था, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने उन दोनों को यहाँ से भगा दिया। तो ऐसे किसी की भी बातों में मत आया कर। तुम्हें ये कितनी बार समझाया है, ये सिर्फ गरीब दिखते हैं, लेकिन ये बहुत चालाक होते हैं। मौका मिलते ही चोरी करके रफू चक्कर हो जाते हैं। माँ, वो दोनों बहुत अच्छे थे। उन बच्चों के माता पिता बाढ़ में बह गए थे, अब उनका कोई नहीं है, इसीलिए वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहे हैं। काव्या की माँ उसकी बात नहीं सुनती और वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। काव्या भी अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन अभी भी काव्या उन बच्चों के बारे में सोचती रहती है। पता नहीं उन बच्चों को कहीं खाना मिला होगा भी या नहीं। और काव्या भगवान गणेश जी से प्रार्थना करती है, हे गणेश जी, जैसे आप मेरा साथ देते हो वैसे ही उन बच्चों पर भी अपनी कृपा करना। और दूसरी तरफ रमेश और टीना खाने के लिए दर दर भटक रहे थे। दीदी, मैं बहुत थक गया हूँ, चलो ना कहीं हम बैठ जाते हैं। ठीक है रमेश, अगर कोई पेड़ दिखेगा तो हम इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेंगे। ये कहकर वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक पेड़ दिख जाता है और वो दोनों उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दीदी, हमें कोई भी खाना नहीं देगा तो हम ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। रमेश, तू यहीं आराम कर, मैं उस मंदिर के पास जाकर देखती हूँ। ये कहकर टीना मंदिर की तरफ जाती है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिलती है। वो एक फूल वाली थी। उसके ठेले का पहिया एक गड्ढे में फंस गया था। टीना उसके पास जाती है। क्या मैं आपकी मदद करूं? हाँ बेटा, मेरे ठेले का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, तुम मेरे साथ इसको धक्का लगवा दो। टीना उस औरत के साथ ठेले पर धक्का लगवाती है और ठेला गड्ढे से बाहर आ जाता है। धन्यवाद बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम टीना है आंटी। क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरा भाई बहुत भूखा है। बेटा, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। क्या तुम यहाँ अकेले हो? हाँ, हम दोनों भाई बहन ही एक दूसरे का सहारा हैं। ये बात सुनकर उसको उन पर दया आ जाती है। मेरा नाम सुधा है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें वहाँ कुछ खाने को दे दूंगी। मेरा घर यहीं पास में है। टीना और रमेश सुधा के साथ चल देते हैं। वहाँ पहुंचकर सुधा उन दोनों को खाना देती है। दोनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। उनको खाना खाते देखकर लग रहा था कि वो दोनों कई दिनों से भूखे हैं और उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों की हालत देखकर सुधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। धन्यवाद आंटी जी। धन्यवाद बेटा मेरा नहीं, गणेश जी का करो, क्योंकि उनकी ही कृपा से हम मिल पाए हैं। मैं भी अकेली हूँ इस दुनिया में, पर अब हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। टीना और रमेश ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसी दिन से वो तीनों साथ में रहते हैं और तीनों ही फूल बेचने भी जाया करते थे और वो एक परिवार के रूप में प्रेम से